4 बार से सांसद हैं सपाई धर्मेंद्र यादव, फिर भी संसद में तोड़ दी भाषाई मर्यादा। संसद में तू तड़ाक पर उतरे धर्मेंद्र यादव। बीजेपी बोली, लल्ला ये संसद है, आंगन नहीं। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार से सिर्फ मुलायम और अखिलेश ही चुनाव जीत पाए थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार के 5 नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जिनमें से एक नाम धर्मेंद्र यादव का भी है, जो इससे पहले लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं और चौथी बार आजमगढ़ से जीतकर संसद पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद लगता है सांसद धर्मेंद्र यादव ये नहीं सीख पाए कि संसद में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। इसीलिए 24 जुलाई को जब संसद में बोलना शुरू किया तो संसद और सड़क छाप भाषा के बीच का अंतर ही भूल गए। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। दरअसल साल 2019 में भाजपाई संघमित्रा मौर्य से लोकसभा चुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव साल 2022 में मुलायम की सीट आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में जब उतरे तो यहां भाजपाई निरहुआ ने उन्हें हराकर वापस सैफई भेज दिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव आखिरकार चुनाव जीतकर संसद पहुंच ही गए और जीत के बाद 24 जुलाई को जब पहली बार संसद में बोलना शुरू किया तो इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर धर्मेंद्र यादव इस कदर अपना आपा खो बैठे कि यहाँ तक भूल गए कि वो किसी सड़क पर नहीं खड़े हैं, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं। और गुस्से से लाल धर्मेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए अबे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। संसद में बोलते बोलते भाषाई मर्यादा भूलने वाले सपाई सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से सत्ता पक्ष के सांसद के खिलाफ अबे जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर बीजेपी बुरी तरह से भड़क गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो धर्मेंद्र यादव को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, लल्ला भारत का संसद है, घर का आंगन नहीं। बॉयज विल बी बॉयज, लड़कों से गलती हो जाती है। मायावती जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि गुंडों की पार्टी है सपा। कभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे गौरव भाटिया ने सपाई धर्मेंद्र यादव की अबे वाली भाषा पर कुछ इसी तरह से जवाब दिया और समझा दिया कि ये संसद है, घर का आंगन नहीं। रही बात धर्मेंद्र यादव के गुस्सा होने की, तो आपको बता दें धर्मेंद्र यादव दरअसल बेरोजगारी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि आखिर 20 करोड़ नौजवानों का रोजगार कहाँ है जिस पर रहे थे। सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कह दिया, नौजवानों पर गोली तो नहीं चलवाई हमने। बस इसी बात पर भड़के धर्मेंद्र यादव अबे तबे पर उतर आए। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है। आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगूफे से नौजवान खुश होंगे। देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती। बार बार टोके जाने से धर्मेंद्र यादव इस कदर गुस्सा हो गए कि सत्ता पक्ष के सांसद पर बेईमानी से जीत हासिल करने के आरोप तक लगाने लगे। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर। अरे यार, बेईमानी से जीत आए तो ज्यादा न बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। आजमगढ़ लोकसभा सीट से पहली बार जीतकर संसद पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने 24 जुलाई को जब संसद में बोलना शुरू किया तो बीच बीच में कुछ इसी तरह से आपा खोते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष के सांसदों को कभी अबे तबे कहकर बोलने लगे तो कभी बेईमानी से जीतने का आरोप लगाने लगे और तमाम सपाई समर्थक धर्मेंद्र यादव के इसी भाषण को क्रांतिकारी बताने में लगे हुए हैं।
वैसे आपको कैसा लगा धर्मेंद्र यादव का भाषण? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई। आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं, आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगूफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? यूजीसी का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूं 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, सामाजिक असमानता। सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी एनडीए की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% थी, 17%, और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी की सरकार, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है।
सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला, अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े और दलितों को रोके, तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं, आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय, मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम। अरे हम लोग दे देंगे।